Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about prokaryotic cell structure details. दोस्तों हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस क्लास में कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसके अंतर्गत हम बात किए थे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैप्सूल के बारे में सारे डिटेल्स एंड उसके जस्ट बाद सेल वॉल के बारे में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में टोटल डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके आगे यहाँ पर इसके बाद है साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियाइड एंड जस्ट आफ्टर प्लाज्मिड एंड देन राइबोसोम एंड देन पिलाई आर पिली एंड इन लास्ट फ्लैजिला। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आज की क्लास में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा क्लास को ध्यान से, और अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल्स। देयर आर मेनी पार्ट्स फाउंड इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कई पार्ट्स, कई भाग पाए जाते हैं, जिसमें से हमने कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म का जिक्र कर लिए थे। अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और आपको बताएंगे सबसे पहले न्यूक्लियाइड के बारे में कि न्यूक्लियाइड क्या है। न्यूक्लियाइड इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ और केंद्रिका। आइए जानते हैं न्यूक्लियाइड के बारे में। सबसे पहले इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियाइड जो है ये बॉडी के अंदर की तरफ एकदम बीचों बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्म रीजन में। मीन्स साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, वो पूरी बॉडी में फैली हुई स्ट्रक्चर होती, जो जेली की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसी एरिया में ये न्यूक्लियाइड पाया जाता है। बट देयर इज़ नो एनी बाउंड्री फाउंड इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियाइड। कोई भी बाउंड्री नहीं पाई जाती है। मीन्स कोई भी सेल मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियाइड के आउटर साइड में नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में। वेयर अ सिंगल सर्कुलर डीएनए, जहाँ पर एक सिंगल और सर्कुलर मीन्स गोलाकार डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्रोमोजोम फ्लोट्स फ्रीली, जहाँ पर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोजोम मीन्स डीएनए के गुणसूत्र जो होते हैं वो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, फ्रीली तैरते रहते हैं विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। मीन्स हमने आपको बताया था कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसी वजह से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। तो इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये टोटल का टोटल बाउंड्री लेस होता है। सो इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर अ सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोजोम फ्लोट्स फ्रीली विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियाइड बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाया जाता है, जिसके अंतर्गत डीएनए क्रोमोजोम जो कि सिंगल सर्कुलर होता है पूरी तरह से फ्रीली, स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ रहता है, फ्लोटिंग अवस्था में रहता है और इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, प्लाज्मिड। अब देखिए प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड इज़ अ हेरिडिटिक मटेरियल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल structure. Plasmid is the small circular DNA is found inside the cell. प्लाज्मिड भी स्मॉल और सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप सोचेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड दोनों पाया जाता है और ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लाज्मिड जिम्मेदार होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। मीन्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स जिम्मेदार होता है।
क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है ये कुछ बैक्टीरिया के केसेस में पाया जाता है, जिसमें बॉडी को मीन्स बैक्टीरियल सेल बॉडी को अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। इसी कारण से ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। So small circular DNA is found inside the cell. This is responsible for antibiotic resistance. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है आइए देखते हैं। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर द सेल बॉडी। राइबोसोम इट इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर डार्ट लाइक स्ट्रक्चर। हमने आपको कल राइबोसोम के बारे में फिगर में दिखाते हुए बताया था कि ये छोटे होते हैं, डॉट की तरह संरचनाएं होती हैं जो कि पूरी सेल बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्यों पाए जाते हैं? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये सेल के लिए प्रोटीन का निर्माण करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए ये सेल की बॉडी में राइबोसोम पाए जाते हैं। फ्रॉम विच सेल कैन एलाइव एंड ग्रोथ अकर्स, जिससे सेल जो है मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जीवित रह सके और उसकी वृद्धि और विकास हो सके। इसी वजह से राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का वृद्धि और विकास होता रहता है और वो सेल जीवित अवस्था में रहता है। सो इन द राइबोसोम this is the small dot like structure are found which is responsible for formation of protein from which जिससे सेल कैन एलाइव सेल जीवित रह सके एंड ग्रोथ अकर्स और ग्रोथ होता रहता है। फोर्थ पॉइंट पीली, और इसे पिलाई पढ़ना होगा चाहे पीली आप पढ़ो। सो पीली, व्हाट इज पीली? दिस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इसे फिम्बरी भी कहते हैं। पीली और फिम्बरी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े से छोटे और थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स जो पूरी बॉडी के आउटर पोर्शन पे पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं पीली और फिम्बरी। तो दिस पीली इज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये पीली जो होते हैं ये बाल की तरह, हेयर की तरह संरचना होते हैं। आर फाउंड आउटसाइड द सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल की बाहर की तरफ पाए जाते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल और अनदर सेल सरफेस। और ये पीली जो होते हैं क्यों पाए जाते हैं, किस लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये पीली जो होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी होस्ट सेल से जुड़ने के लिए, सटने के लिए, अटैचमेंट के लिए, या किसी अनदर सेल या किसी दूसरे सेल के सतह से चिपकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि इसी पीली के माध्यम से, जैसे कि अगर ये पीली जो है किसी भी होस्ट सेल से ये अटैचमेंट इसका होगा, जुड़ाव होगा या ये सटेगा, तो उससे क्या है उसकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस और कई प्रोसेस कंप्लीट होती हैं सेल से सेल के अटैचमेंट से और किसी होस्ट सेल या किसी दूसरे सेल के अटैचमेंट से। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल और अनदर सेल। इस पीली के माध्यम से बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल का किसी होस्ट सेल मीन्स किसी भी परजीवी कोशिका से अटैचमेंट कर सकता है या किसी अनदर दूसरे सेल सरफेस से ये जो है अटैच हो सकता है। एंड फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकता है। सो पीली इज़ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल और अनदर सेल सरफेस एंड फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र। तो ये सारे पीली के वर्क हैं। अब आइए जानते हैं लास्ट पॉइंट फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला हमने कल आपको फिगर में दिखाया था, एक लॉन्ग मीन्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी बॉडी में टेल साइड में पाया जाता है। इसे टेल भी कहते हैं और फ्लैजिला भी कहते हैं। सो फ्लैजिला इज़ लॉन्ग, ये लंबी होती है। व्हीप लाइक स्ट्रक्चर, व्हीप की तरह संरचना होती है मीन्स घुमावदार होती है। कॉल्ड टेल और फ्लैजिला, जिसे हम टेल कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल बॉडी।
ये किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की बॉडी को मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लैजिला मीन्स इसी के कारण कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल की जो बॉडी होती है वो गति कर पाती है, उस मीन्स द्रव्य का यूज करके मूवमेंट करके ये किसी भी दिशा में मूव कर सकती है, मूवमेंट कर पाती है। इसलिए ये फ्लैजिला जो है बहुत ही आवश्यक पार्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी का। शो फ्लैजिला लॉन्ग whip like structure called tail or flagella which is responsible for movement of the cell body। सो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल्स यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले पीरियड में। चलते हैं, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।